कम पैसे में मजदूर मिले। तो इसका अर्थ हमें क्या समझ में आता है कि विभिन्न लोगों की आर्थिक विकास का सोच अलग-अलग हो सकता है। जहाँ एक बड़े खेत वाला किसान चाहता है कि उसे सस्ता मजदूर मिले, वहीं बिना खेत वाला किसान चाहता है, जो मजदूर है, वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले। तो ये हमें क्या समझ देता है कि एक ही अर्थव्यवस्था में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग सोच हो सकते हैं विकास के। समझ में आ रही है बात सबको? तो इसी बात को हमने आपके सामने साझा किया था कि अर्थव्यवस्था के बारे में, जहाँ पे हम विभिन्न लोगों के आर्थिक विकास का ढांचा, उस ढांचे को ऐसे निर्माण करते हैं कि वो सारे देश के लिए बेनिफिट दे, मतलब फायदा दे। और ये जो फायदा देता है, उससे हमारे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। और ये जो वृद्धि होती है, वही हमारे एक के लंबे एक समय में, मतलब 1 साल के अंदर जो हमारी वृद्धि दिखलाती है प्रति व्यक्ति आय में, वही किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक विकास का द्योतक होता है। ओके? हमारा तीसरा पॉइंट था, लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य। सभी का लक्ष्य एक ही होता है, आय प्राप्त करना। सभी का लक्ष्य होता है। हम में सारे लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। आप में से भी जो जॉब करना चाहते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे, उनका लक्ष्य होता होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। सभी का लक्ष्य होता है। तो आप अधिक कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जिन्हें भी अधिक कमाना होता है, उन्हें सबसे पहला जो कार्य करना पड़ता है, वो कुछ क्या होता है, कोई ना कोई आय का स्रोत ढूंढना पड़ता है। ये जो आय का स्रोत है, वो क्या पैदा करता है? पैसे पैदा करता है। सबके लिए इनकम का सोर्स पैदा करता है। विभिन्न लोग विभिन्न आय का स्रोत अपना ढूंढते हैं। ये जो पैसा पैदा होता है किसी एक आदमी का, जब ये पूरे देश के सारे आदमियों का आय जुड़ जाता है, तो वो जो कुल आय जो होता है, वो कहलाता है हमारा कुल राष्ट्रीय आय। ठीक है? टोटल नेशनल इनकम। जो हमारा कुल राष्ट्रीय आय होता है, देश के समस्त लोगों का एक वर्ष के अंदर जो इनकम जनरेट करते हैं, उसका योग कुल राष्ट्रीय आय कहलाता है। सभी को समझ में आ रही है बात? अब देखिए, हम जब विकास की बात करते हैं तो आय के अतिरिक्त भी कुछ विकास लोग चाहते हैं। क्या विकास चाहते हैं? बहुत सारी बच्ची इसमें जुड़ी हुई हैं। वो क्या चाहती हैं कि उनको भाई के जैसा बराबरी मिले, उनको भी बाहर पढ़ने भेजा जाए। ये विकास बराबरी का विकास है। हर कोई सोचता है कि हमें फ्रीडम मिले। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें लड़के के जैसा पढ़ाया जाए, उन्हें जितनी छूट है उतनी प्राप्त हो। हमारे समाज में बहुत ऐसे जाति वर्ग हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें बराबर की दृष्टि में देखा जाए। बहुत लोग चाहते हैं कि उन्हें बराबर स्वतंत्रता महसूस हो। जब हम आजाद नहीं थे, परतंत्र थे, तो हमारे देश के सारे लोग क्या चाहते थे कि हम क्या हो जाए? आजाद हो जाए, स्वतंत्र, अपने मन से, अपने इच्छा से हर कार्यों को कर सके, है ना? तो आज के समय में हम आजाद हैं, हम सुरक्षित हैं, हमें आदर का भाव मिलता है अपने देश में। पर देश के कुछ समाज, कुछ वर्ग इन चीजों से अभी भी अछूते हैं। और ये जो अछूते हैं, वैसे लोगों की इच्छा हमेशा होती है कि वो इन चीजों को वापस प्राप्त करें या प्राप्त करें। और ये जो प्राप्त करने का कोशिश है, वही कहलाता है विकास। कैसा विकास? जो चीजें उनके पास नहीं है, चाहे वो बराबरी के रूप में हो, चाहे स्वतंत्रता के रूप में हो, चाहे सुरक्षा के रूप में हो, चाहे आदर भाव के रूप में हो, है ना? चौथा हमारा कॉलम पॉइंट है आर्थिक नियोजन। देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। मैंने पहले ही कहा था ना
कि विभिन्न लोगों का विभिन्न तरीके का आय का सोच होता है। एक जिनके पास किसान है, बहुत ज्यादा खेत है, वो चाहते हैं कि उन्हें सस्ता मजदूर मिले, पर एक मजदूर चाहता है कि उन्हें अधिक से अधिक पैसा मिले और उन्हें अपने आय का ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, लेकिन जब हम ये सारी बात सुनते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि हम इन चीजों को एक झगड़ा का रूप नहीं दे सकते, किसान और इसका मजदूर का। हम चाहते हैं कि किसान मजदूर ऐसे जगह पे समझौता करे जिससे दोनों को बराबर संतुष्टि की प्राप्त दोनों खुश रहें। मजदूर को भी इतना पैसा मिल जाए कि वो उस आय के सहारे अपने जीवन यापन कर सके, और साथ ही साथ उस उस गरीब मजदूर को भी मिले, और साथ ही साथ किसान को भी इतना पैसा मिल जाए जिससे वो बराबर संतुष्टि प्राप्त करे। तो ये कैसा संभव होगा? इसके लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो देश की सरकार, देश की योजना आयोग यही बनाती है कि हमारा देश का जो आर्थिक नियोजन है, हमारे देश का जो आर्थिक विकास है, संसाधनों का उपयोग है, वो सारे इस प्रकार से हो कि देश के सभी लोग अधिकतम इनकम जनरेट करें, यानी ज्यादा से ज्यादा इनकम को क्या करें? जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करें। ये कब संभव है? जब कोई अच्छा प्लान बनाए। तो ये काम कौन करती है? सरकारें करती है। ठीक है, इस आय में राष्ट्रीय आय की वृद्धि हमारे कुल पूरे देश के विकास की घोतक होती है। अब यह हमारा पांचवा पॉइंट था, प्रति व्यक्ति आय। कहने का मतलब एक देश, हमारे देश की आबादी अगर 2011 की जनगणना ली जाए तो 1 अरब 21 करोड़ थी। वर्तमान में वो 1 अरब 35 करोड़ के आसपास हो चुकी होगी। हमारा जनगणना फिर होगा। कोई भी अभी कॉल करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं बार बार समझाया हूं कि जब क्लासेस शुरू हो जाएगी 1:30 के आफ्टर किसी का भी कॉल नहीं किसी को करना। तो हमारे देश की जनगणना फिर होगी अभी 2021 में फिर जनगणना होगी। ठीक है, 2011 में इससे पहले जनगणना हुई थी। 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 के जनगणना के उपरांत हमारी जनगणना फिर 2021 में होगी। तो हम जब बात करते हैं कि ये जो जनगणना हमारी कुल जनसंख्या है, वो जो पूरी आय जो क्रिएट करती है, जो हमारे एक देश के अंदर जो पूरी आय क्रिएट होती है, उसे तो हम कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे देश में तो कुछ लोग बहुत अमीर हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी समूह और बहुत सारे, अजीम प्रेम जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी अमीर हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो 100 रुपये प्रतिदिन भी नहीं कमा पाते, पर वो 100 रुपये कमाने वाला भी देश के राष्ट्रीय आय में अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है। जिस प्रकार से एक देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी जी योगदान दे रहे हैं। तो इन सारे आयों को जब हम साथ में गणना कर लेते हैं, उस गणना के उपरांत उसे देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय आ जाता है, औसत आय आ जाता है। आप नीचे की कक्षाओं में जरूर पढ़े होंगे, देखे होंगे कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, औसत आय निकालने के लिए, या फिर औसत कोई भी चीज निकालने के लिए आप सारे चीजों को जोड़ देते थे, और सभी चीजों को जोड़ने के उपरांत उन चीजों को कितने से भाग दे देते थे? उनकी संख्या से भाग दे देते थे। इसी प्रकार देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय आय तथा उसे कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। तो धन्यवाद, ये हमारा कल का कक्षा था। ठीक है, आप सभी के बीच में ये कल का कक्षा को मैंने रिवाइज किया। आज की कक्षा इसके आगे से शुरू होगी। मुझे 2-3 मिनट का आप लोग समय दीजिएगा। मैं कुछ बच्चे और जुट रहे हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट दूंगा। आप सब यहीं पे बने रहिएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, सभी को यहीं पे मौजूद रहेंगे।
ओके। आपके नंदगोपाल सर भी आपके बीच मौजूद हैं, और साथ में सर आप अनम्यूट करें सर, आपको काइंडली अपने को अनम्यूट करें सर। हाँ सर, अब आप बोलिएंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर। नंदगोपाल सर अपने शब्द को रखेंगे। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है सर आपको। हाँ चलिए, सारे बच्चों का स्वागत है। अभी आप लोग पिछले कक्षाओं के बारे में सर से थोड़ा बहुत जितना भी सुने, आगे भी आप सुनेंगे, और आगे कक्षा में आप हमसे अभी जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके साथ आप भी पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारे बच्चे हमारे बीच हैं। ये रेखा है, विनोद है, नरेश, काजल, जितेंद्र, अजय, भरत, बहुत सारे बच्चे हैं। और भी कुछ बच्चे हैं जिनका बहुत मोबाइल बच्चे दिखता है। हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। कल से तो आज बहुत ज़्यादा लग रहा है लगभग हम लोग डबल पहुंच गए आंकड़ा कल से। हाँ हाँ हाँ। और बहुत सारे बच्चे लग रहा है अभी जुड़ने की कोशिश में ही है। हाँ मैं देख रहा हूँ उन्हें। हाँ हेलो हेलो हेलो। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्लास शुरू करता हूँ। कुछ बच्चे जो हैं उन्हें समझा दीजिए 130 तक की वो अपने इसको लिख करें, ठीक है। तो कल के क्लास की बात हो गई थी, ठीक है। आप सभी फिर स्क्रीन शेयर हम करने जा रहे हैं आप सबों के बीच पुनः, ठीक है। आप राइट साइड जो आपका स्क्रीन है उसे स्वैप करके स्क्रीन शेयर में आएंगे, क्योंकि मैं दो जगह से हूँ। एक प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी से भी मैं ऑनलाइन हूँ, और दूसरा मैं आपके स्क्रीन शेयर से भी ऑनलाइन हूँ, ठीक है। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप स्क्रीन शेयर, मेरा जो स्क्रीन शेयर है उसको आप जरूर कोशिश करेंगे उस स्क्रीन शेयर पे पहुंच के देखने का, ठीक है। जैसे अभी देख रहे थे, स्वाइप करेंगे राइट साइड, आपको स्क्रीन शेयर दिखेगा, ओके। तो इसके बाद वेलकम आप सभी का प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी कक्षा 10वीं, आप सभी का स्वागत है। आज आपका दूसरा दिन है इस क्लास में, और आपकी ये कक्षाएं शुरू हो चुकी है। हमारे बीच लगभग 2 डिजिट से, मतलब डबल डिजिट से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं। आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पहले दिन का हमने रिवीजन किया, तत्पश्चात हम इसके आगे आज हम बुक से ही अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक की आपको पहला अध्याय आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। सभी बच्चे को दिख रहा है? यस सर। हाँ वेरी गुड। आपके स्क्रीन में एनसीईआरटी का पहला अध्याय विकास दिख रहा होगा, है ना। इस विकास के लक्ष्य के बारे में हमने बात की, ठीक है। अच्छा, विकास के बारे में एक चीज हम लोग और जानेंगे। क्या हम लोग को अपने विकास में सारी चीजों को
तुरंत पा लेना चाहिए? क्या हमें भविष्य का सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? कहने का मतलब हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, इन सारे के बारे में हमें भविष्य का सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? ये जो विकास का हमारा तरीका है वो प्रगति का जो घोतक है वो कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, परंतु क्या हमें भविष्य की धार्यता का सिद्धांत को बनाए रहना चाहिए? कहने का अर्थ है अगर हम आज के दिन में सारे पेड़ काट दें तो क्या भविष्य के लोगों को ऑक्सीजन मिल पाएगा? या फिर आज हम सारे लोहे को निकालकर उसका उपयोग कर लें तो क्या भविष्य के लोगों को लोहे की बनी वस्तुएं मिल पाएगी? जब हम इन बातों को सोचते हैं और सोच समझ के विकास करते हैं भविष्य के चीजों को, अगर हम एक पेड़ काटते हैं उसके साथ ही साथ हम 2 पेड़ लगाते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं तो इसे हम धार्यता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दो बच्चे अगर अपने स्पीकर को ऑन मोड में रखे हैं तो वो बताएं क्या कहते हैं? वेरी गुड, धार्यता का सिद्धांत कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हम इसे भविष्य के बारे में सोचते हुए विकास कहते हैं। बहुत सारे देशों ने खुद के जो उपयोग करने वाले संसाधन हैं उनका उपयोग नहीं किया। वो क्या करते हैं? उन संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि बगल के देशों से मंगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके देश का संसाधन लगातार बना रहे। ठीक है, अर्थशास्त्र इन्हीं चीजों को पढ़ाता है। विकास के लक्ष्य के बारे में हमने अपनी बात किया था। विकास का लक्ष्य जो है हमारा विभिन्न समूहों का विभिन्न हो सकता है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे, हमने टास्क भी दिया था आपको, परंतु इसके आगे जब हम विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं, आप आगे आते हैं और हम पढ़ते हैं, इस बात को हम सब जाने ना कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, यह संभव है। देखिए मैं स्क्रीन पे लाता हूं। एक तरफ 2 बातें साफ हैं। एक अलग लोगों के लिए विकास लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ पे एक तरफ ये बातें साफ हैं, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपके स्क्रीन में हाइलाइटेड होता हुआ दिख रहा होगा। जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है ना? किस प्रकार से? आप समझिए कि अगर हम संपूर्ण जीव की बात करें तो हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो वो किसी ना किसी चिड़िया के घोंसले को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे के लिए ये विनाश हो गया। परंतु अगर सिर्फ हम मानव रूप की भी बात करें तो बहुत सारा विकास दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। अगर मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, किसी नदी में बांध बनाना उस नदी के उस क्षेत्र के लिए जहां विकास पैदा करता है, वहीं वो नदी जहां से बह कर जाती है, जिस क्षेत्र में जाती है, वहां पानी की समस्या पैदा होती है और उस क्षेत्र के लिए एक अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और ये चीजें वहां के लिए विनाश का घोतक हो सकता है। तो जहां बांध बनाना एक अच्छी बात है, वहीं ये आगे वो नुकसान भी पैदा करता है। तो आपको समझ में आया कि कुछ चीजें किसी जगह के लिए विकास है, किसी लोग के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाशकारी भी है। तो इन चीजों को बैलेंस जो करना, जो हम बैलेंस करते हैं कि विकास जो हो वो सबके लिए बराबर हो, धार्यता के साथ हो, भविष्य को भी देख के हो, तो ये जो चीज हम करते हैं यही सतत विकास कहलाता है और यही किसी देश के लिए लंबे काल को उसको मजबूत करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। इसके उपरांत हम आएंगे वापस